नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। आज एक बार फिर से आज 1 नवंबर है और आज हम रोज़ की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में रेगुलर बनते रहते हैं। तो इससे पहले हम पहले प्रश्न पर चले, हम देख लेते हैं पिछली वीडियो के अंत में जो प्रश्न पूछे गए थे और उसका उत्तर किन किन लोगों ने सही दिया है। तो ऑप्शंस और क्वेश्चंस आपके सामने है। जो पिछला क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ा था, तो क्वेश्चन था कि 17वां भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा अलास्का। अलास्का में इसका आयोजन किया जाएगा युद्ध अभ्यास 2021 का, जो कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ये होने वाला संयुक्त अभ्यास है। और कौन सा संयुक्त अभ्यास है? 17वां संयुक्त अभ्यास है। तो ये ध्यान रखना है, 17वां संयुक्त अभ्यास है। और ये कौन सा अभ्यास है? युद्ध अभ्यास। और युद्ध अभ्यास किनके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। तो चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर, कि हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में घोषित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन है इस्तवान इस्बांजो, राजीव नायर, ईमान सिंह, MK स्टार्लिन। तो इसका उत्तर होगा इस्तवान इस जाम्बो। तो इसका उत्तर होगा कि भारत का अभी 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन अभी किया जाएगा 20 नवंबर से 28 नवंबर तक। और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हर बार गोवा में ही आयोजित किया जाता है। जो 51वां फिल्म महोत्सव था वह भी गोवा में ही आयोजित किया गया था। इसमें हंगेरियन फिल्म निर्माता इस्तवान इस्जोबो और हॉलीवुड आइकॉन मार्टिन स्कॉर्सेज़े को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित, अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात करें तो 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 तक चलेगा। मौजूदा कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसमें 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन है उसे हाइब्रिड रूप में किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? हाइब्रिड रूप में। हाइब्रिड रूप का मतलब होता है इस कार्यक्रम में लोग स्वयं उपस्थित न रहकर ऑनलाइन भी देख सकेंगे, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही रूपों में इसका आयोजन किया जाएगा, ताकि भीड़ जो है वो कम से कम इकट्ठी हो सके और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा सके। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? 1952 में की गई थी। 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये एशिया का अत्यंत महत्वपूर्ण फिल्म महोत्सव है। इसका आयोजन हर साल किया जाता है, वार्षिक तौर पर इसका आयोजन किया जाता है। तो मौजूदा समय में यह आयोजन गोवा में किया जाता है। और महोत्सव का आयोजन फिल्म महोत्सव निदेशालय, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, और गोवा सरकार द्वारा मिलकर किया जाता है। इसी के साथ ही चलते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न पर, कि हाल ही में इनोवेशंस फॉर यू नामक DG बुक किसने लॉन्च किया? नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, इसरो या DRDO ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नीति आयोग। तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने विभिन्न डोमेन में अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्थापित स्टार्टअप की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए इनोवेशंस फॉर यू नामक एक नई DG बुक को लॉन्च किया है। अटल इनोवेशन मिशन की बात करें तो यह भारत में नवाचार यानी कि इनोवेशन, नए नए आइडियाज़ और इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक नीति है। और इसका नीति आयोग इसका एक प्रमुख पहल करता है। तो नीति आयोग की प्रमुख पहल है। अटल इनोवेशन मिशन किसकी पहल है? नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है, जिसमें नवाचार और उद्यमिता यानी कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को बढ़ावा देना है। और यह मिशन भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इनोवेटिव इकोसिस्टम में रिवॉल्यूशन लाने के लिए एक छत्र संरचना के उद्देश्य से काम किया गया था। इसी के साथ ही बात करें तो अभी हाल ही में FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में डाला है? तो ये क्वेश्चन है कि हाल ही में FATF में किस देश को ग्रे लिस्ट में डाला है? FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में डाला है? तुर्की, मंगोलिया, युगांडा या मोजाम्बिक। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा तुर्की।
अभी ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में बरकरार रखा है। इसके साथ ही देखें तो इस बार वॉचडॉग ने 3 नए देशों यानी कि तुर्की, जॉर्डन और माली, कौन कौन से देश, तुर्की, जॉर्डन और माली को ग्रे लिस्ट में जोड़ा है पाकिस्तान के साथ। और FATF ने जून 2021 में, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो FATF जून 2021 में पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में बनाए रखा था क्योंकि वह मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने में विफल रहा था, जिससे आतंकी वित्त पोषण लगातार बढ़ा है। तो पाकिस्तान को अब पहली बार जून 2018 में ग्रे लिस्ट में रखा गया था, तब से यह इस सूची में बना हुआ है क्योंकि यह FATF के जनादेश का पालन करने में लगातार विफल रहा है। फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अगर हम बात करें यहीं पर कि फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, तो फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना कब की गई थी, इससे प्रश्न कई बार बना हुआ है। इसकी स्थापना की गई थी 1989 में, जिसका उद्देश्य था उस समय मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए G7 समूह की एक पहल थी। ये 1989 में G7 देशों की यह एक पहल थी। इसी के साथ बात करें तो आतंकवाद के वित्त पोषण में को शामिल करने के लिए वर्ष 2001 में FATF का जनादेश का विस्तार किया गया, यानी कि 2001 में FATF के कार्य को विस्तारित करने के लिए विस्तार किया गया और जिसमें आतंकवाद के वित्त पोषण को भी इसमें शामिल किया। FATF के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो आतंकवादी वित्त पोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए मानक निर्धारित करना और नियामक, कानूनी और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना इसमें शामिल है। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय, विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति भी पैदा करना इसका उद्देश्य रहा है। तो FATF में वर्तमान में 35 सदस्य देश हैं। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव किए गए, हाल ही में किस देश में पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव किए गए हैं, मैक्सिको, बारबाडोस, केन्या या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा बारबाडोस। तो कैरेबियन द्वीप जिसे बारबाडोस कहा जाता है ने एक गणतंत्र बनाने के प्रयास में अपना पहला राष्ट्रपति चुनाव किया है। गणतंत्र बनाने की तैयारी में यह एक महत्वपूर्ण कदम है बारबाडोस का, और यह कदम ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को बारबाडोस की प्रमुख के पद से भी हटा देगा। यानी कि अभी हम देखें तो बारबाडोस जो एक द्वीपीय देश है, कैरेबियन सागर में एक छोटा सा देश है जिस पर किसका शासन चलता है, ब्रिटेन की महारानी का शासन चलता है, यानी कि ब्रिटेन का शासन चलता है। तो सैंड्रा मेसन जो कि द्वीप की वर्तमान गवर्नर जनरल है 30 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। तो अगर प्रश्न ऐसे भी बने कि बारबाडोसा के नए राष्ट्रपति कौन है, तो सैंड्रा मेसन जो हैं वो बारबाडोस की नए राष्ट्रपति होंगे। तो 30 नवंबर को ब्रिटेन से बारबाडोस की स्वतंत्रता की 55वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है। तो बारबाडोस अब अंग्रेज़ों द्वारा वर्ष 1625 में कब्जा किया गया था। ब्रिटिश रीति रिवाजों के प्रति वफादारी के कारण इसे कभी कभी लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाता है। इसी के साथ ही अगर देखें तो बारबाडोस एक द्वीपीय राष्ट्र है जो वेस्ट इंडीज़ के लेज़र एटलंस में स्थित है और ये कैरेबियन द्वीप समूह का सबसे पूर्वी भाग है। कैरेबियन सागर को अगर आप लोकेट करना चाहेंगे तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मध्य में कैरेबियन सागर है और वहीं पर स्थित है बारबाडोस। और इस देश की लंबाई 34 किलोमीटर और चौड़ाई 23 किलोमीटर मात्र है और यह 432 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। इसका सबसे बड़ा शहर ब्रिज टाउन है जो इसकी राजधानी भी है। तो बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन है। तो यहाँ आप अगर मैप में देखेंगे तो ये कैरेबियन सागर का मानचित्र है। इधर उत्तर में आप USA लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जो कि उत्तरी अमेरिका, और नीचे ये साउथ अमेरिका है और इनके बीच में एक कैरेबियन सागर है। कैरेबियन सागर में अन्य बहुत से देश है जहाँ पर अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ बारबाडोस है जो कि एक छोटा सा आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ ही चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर कि सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो काजीरंगा, बांदीपुर, रायमोना, दिहांग, पटकाई। तो इसका उत्तर होगा काजीरंगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित अभी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने
असम सरकार से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के चिन्हित वन्य जीव गलियारों में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने को कहा है। इसके साथ ही देखें तो इससे पूर्व काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था और देहिंग पटकाई तथा रायमोना को राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में नामित किया गया था। इसके अलावा दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र को भी अधिसूचित किया गया था। तो इस उद्यान को वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, यानी काजीरंगा को 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 2007 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में भी घोषित किया गया है। तो वर्ष 1985 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर की स्थल के रूप में भी घोषित किया गया है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता दी गई है। इसके अलावा विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। असम में गैंडों की संख्या के मामले में पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद दूसरे स्थान पर है, लेकिन अगर पोबीतोरा में एक सींग वाले गैंडों के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है एक सींग वाले गैंडों का वो पोबीतोरा राष्ट्रीय उद्यान में है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के ठीक पूर्व में स्थित है, बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य है पोबीतोरा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि एक सींग वाले गैंडों की जनसंख्या घनत्व के लिए विश्व में पहले स्थान पर है। तो वर्ष 2018 की गणना के अनुसार गैंडों की संख्या अगर हम देखें तो 2413 और हाथियों की लगभग संख्या यहाँ पर 1100 बनी हुई है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 37 इस उद्यान से होकर भी गुजरता है। तो इसी के साथ ही अगले प्रश्न पर चलने से पहले एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में, ये मैंने पिछली अपनी वीडियोस में भी इस चीज़ को कवर किया था कि असम में 2 नए राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए। एक रायमोना नेशनल पार्क जिसे 2021 में ही नोटिफाई किया गया और 7वां जो उद्यान है वो दिहांग पटकाई नेशनल पार्क है। तो अभी वर्तमान में जो 7 नेशनल पार्क हैं असम में स्थित हैं। 7 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। यानी कहा जाए तो असम में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए? 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए, जिसमें अगर आप लोकेशन देखें तो रायमोना, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, देहिंग पटकाई और डिब्रू सखोई इसके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो 101, 91, 81 या 71। तो इसका उत्तर होगा 71। तो अभी वर्तमान में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स का 10वां संस्करण प्रकाशित किया गया है, जिसमें भारत का 71वां स्थान शामिल है। कौन सा स्थान शामिल है? 71वां स्थान शामिल है। भारत 71वें स्थान पर स्थित है। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 को 113 देशों के आंकड़ों के विश्लेषण करके तैयार किया गया है। वहीं दूसरी ओर हाल ही में जारी किए गए भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 101वें स्थान पर रहा है। तो इसी के साथ ही देखें तो GFS यानी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स कॉर्टेवा असिस एग्री साइंस द्वारा इसे प्रायोजित किया जाता है, जबकि लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा इसे डिज़ाइन और निर्मित किया जाता है। ये सूचकांक हर साल प्रकाशित किया जाता है और इसमें आयरलैंड शीर्ष पर रहा है। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर कि अर्थ गार्जियन अवार्ड किसने जीता है? परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, A और B दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। तो परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है, जिसे नेट वेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग ये आंसर जरूर दें कि परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, किस राज्य में है। और इसी के साथ ही अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक जरूर करें। तो परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन वन विभाग के तहत एक गैर लाभकारी संगठन है जो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में बाघ और जैव विविधता के संरक्षण की सुविधा प्रदान करता है। अर्थ गार्जियन अवार्ड की बात करें तो ये पुरस्कार नेटवेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किए गए थे। वे एक पहल का हिस्सा है जो भारत में जैव विविधता के संरक्षण के द्वारा जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए काम कर रहे व्यक्तियों और संस्थानों के प्रयासों को सम्मिलित करते हैं।
इसी के साथ ही बात करें परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व की। अगर जिन लोगों ने अभी तक कमेंट में आंसर नहीं दिया है, मैं उनसे कहूँगा कि कमेंट में आंसर दें, क्योंकि अब मैं इसका आंसर भी आप लोगों को बताने ही जा रहा हूँ कि परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में पूर्ववर्ती परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य भी शामिल है, जो 391 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसी के साथ बात करें तो ये परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। इसी के साथ ही इसकी स्थापना 1973 में की गई थी और यह अभ्यारण्य अन्नामलाई पहाड़ियों और नेल्लियतपथी पहाड़ियों के बीच स्थित है। इसी के साथ बात करें तो परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य को 2010 में परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व का हिस्सा भी घोषित किया गया था। तो परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में चयन के लिए विचाराधीन है। अभी इसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, लेकिन अभी ये विचाराधीन है। हो सकता है भविष्य में आप ये पढ़ें कि परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट या यूनेस्को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में ये शामिल हो चुका है। इसी के साथ ही देखें तो इस अभ्यारण्य में स्वदेशी लोगों की 4 अलग अलग प्रजातियों का घर है, जिसमें मालासर, कादर, मलासर और मुदुवर इसमें शामिल है, जो कि केरल राज्य की जनजातियां हैं। इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि कौन सा भारतीय राज्य उच्च उपज देने के लिए वार्षिक राज्य स्तरीय गन्ना प्रतियोगिता आयोजित करता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो उत्तर होगा इसका उत्तर प्रदेश। तो प्रति हेक्टेयर उच्च उपज के लिए किसानों को पुरस्कृत करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य हर साल राज्य स्तरीय गन्ना प्रतियोगिता का आयोजन करता है। और इस वर्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान सुभाष चंद्र, जो कि सहारनपुर जिले से आते हैं, उन्होंने 2665 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज के साथ राज्य गन्ना प्रतियोगिता को जीता है। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने 2021 प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी किया? UNDP, UNEP, विश्व बैंक या WHO? तो इसका आंसर होगा UNEP। प्रमुख शोध संस्थानों के साथ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 2021 प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में सरकार द्वारा कोयला, तेल और गैस के नियोजित उत्पादन और पेरिस समझौते की सीमाओं को पूरा करने के अनुरूप वैश्विक उत्पादन स्तरों के बीच में अंतर को मापा जाता है। इसी के साथ ही देखें तो इस नई रिपोर्ट के अनुसार सरकारें 2030 में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के स्तर से 2 गुना से अधिक जीवाश्म ईंधन का उत्पादन करने की योजना बना रही है। तो इसी के साथ ही चलते अगले प्रश्न पर कि आयुर्वेदिक पौधों के लिए आयुष वन का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या राजस्थान? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा गुजरात। तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के गांधीधाम में आयुर्वेदिक पौधों के लिए आयुष वन का उद्घाटन किया है। आयुष वन दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट द्वारा आवंटित 30 एकड़ भूमि में स्थापित किया गया है। शहरी क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने और कच्छ क्षेत्र में वृक्षारोपण का घनत्व बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण इसके अंतर्गत किया जा रहा है। तो ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न है, जिसका उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। इस प्रश्न का उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में दीजिए और अपनी प्रेजेंटेशन को सुनिश्चित कीजिए कि आप प्रेजेंट हैं और रेगुलर चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कि नूरी किस देश का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है? बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, नेपाल या ओमान? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जो दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।